सब्जेक्ट सोशल साइंस का चैप्टर 14 जो है यहाँ पे वो हम पढ़ने वाले हैं, जिसका नाम है भारत के स्थान, भूस्तरीय रचना, भूपृष्ठ पार्ट 2 यहाँ पे हम देखने वाले हैं। तो चलिए स्टूडेंट शुरू करते हैं। पृथ्वी पर स्थित अनियमित और ऊर्ध्व आकार वाले भूमि भाग की विसंगताओं को भूपृष्ठ कहा जाता है। जिस तरह आपने चैप्टर 13 के अंदर हमें स्तर मतलब स्थल, भूस्तरीय रचना और भूपृष्ठ के बारे में पढ़ा था, सेम उसी तरह यहाँ पे उसी के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। यानी फर्स्ट डेफिनेशन हमें दी गई है, पृथ्वी पर स्थित जो अनियमित और ऊर्ध्व आकार वाले जो भूमि की भाग की जो विसंगताएं देखने को मिलती है, ऊपर नीचे उबड़ खाबड़, तो उसे ही भूपृष्ठ कहा जाता है, जिसमें पर्वत, पठारी प्रदेश, मैदान आदि का समावेश होता है। जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं पर्वतमाला, उसके बाद तलहटी, पहाड़ी, घाटी, पठारी प्रदेश, नदी, सहायक नदी, झील, मैदान, बेसिन, मुख, दून, प्रायद्वीप, द्वीप, ठीक है, ढलान वाले पठारी प्रदेश, ज्वालामुखी, मरुस्थलीय खाड़ी। तो ये सारों का समावेश जो होता है वो भूपृष्ठीय रचना में होता है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये जो आप फिगर देख रहे हैं ये क्या है, भूपृष्ठ का एक स्वरूप है जिसमें सारे को यहाँ पे किस किस का समावेश है, तो सभी के नाम यहाँ पे बता दिए गए हैं। अब स्टूडेंट्स भूपृष्ठ की विविधता यानी उसकी जो विसंगता होती है उसके आधार पर भारत को निम्नलिखित प्राकृतिक विभागों में बांटा जा सकता है। यानी हमारी जो भारत की जो जमीन है उसके आधार पर, विविधता के आधार पर उसे हमने निम्नलिखित भागों में मतलब प्रकृति में मतलब बांटा जा सकता है। पहला, उत्तर का पर्वतीय प्रदेश, ठीक है। दूसरा दिया है उत्तर का विशाल मैदानी प्रदेश। उसके बाद प्रायद्वीप पठारी प्रदेश, ये कह सकते हैं। उसके बाद तलहटी यानी मैदान वाला प्रदेश है, वो हम कह सकते हैं यहाँ पे, ठीक है, यानी समुद्री मैदान, ठीक है, जो समुद्र के किनारे वाला मैदान है उसे हम समुद्रीय यहाँ पे मैदानी प्रदेश कह सकते हैं। और द्वीप समूह, ये छोटे छोटे आप जो देख रहे हैं द्वीप समूह, इस प्रकार भारत को जो है वो प्रकृति के 5 विभागों में बांटा जा सकता है भारत की भूपृष्ठ की विविधता के आधार पर। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे आप भारत का मतलब भारत का मैप देख रहे हैं, तो स्टूडेंट्स यहाँ पे आप जो देखेंगे ब्लू कलर से, इसका मतलब स्टूडेंट्स क्या है कि यहाँ पर इसकी जो ऊंचाई जो है वो कितनी है, यहाँ पे 1200 मीटर से अधिक है। तो यहाँ ध्यान देना, इसकी जो ऊंचाई जो दी है स्टूडेंट्स वो मीटर में हमें दी गई, ठीक है। तो इसका खास ध्यान रखना, यानी आप जहाँ पे भी ये देख रहे हैं आप, इसका मतलब ये जो है क्या है, ये 1200 इस मतलब मीटर ऊंचाई वाला प्रदेश है, जिसमें जम्मू कश्मीर आ गया, उत्तर प्रदेश आ गया, कुछ नेपाल का हिस्सा इसके अंदर आ गया, उत्तराखंड आ गया, ठीक है, अरुणाचल प्रदेश आ गया, फिर उसका आसाम आ गया। तो ये सारे जो हिस्से आप देख रहे हैं इनकी जो हाइट जो है वो भूस्तर से यानी 1200 मीटर से ज़्यादा अधिक है। उसके बाद आप थोड़ा हल्का देखेंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे 600 से 1200 मीटर इसकी हाइट यहाँ पे मिलेगी, जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं, राजस्थान के अंदर देख रहे हैं, ठीक है, एमपी में देख रहे हैं, महाराष्ट्र के अंदर कुछ जगह देखने मिलेगा। उसके बाद जहाँ पे आप यहाँ पे थोड़ा डार्क आप देखेंगे यहाँ पे, तो इसमें कितना दी ऊंचाई जो है वो कितनी है, 300 से लेकर 600 मीटर तक इसकी ऊंचाई है। तो इसके अंदर यहाँ पे आप ये महाराष्ट्र भी इसके अंदर आता है, ठीक है, और यहाँ पे बाकी कुछ राज्य यहाँ पे आते हैं। उसके बाद आप जो हल्का ग्रीन देख रहे हैं यहाँ पे, तो इसमें गुजरात आता है जिसकी ऊंचाई कितनी है, 0 से लेकर 300 मीटर तक इसकी ऊंचाई है। राजस्थान आता है, उत्तर प्रदेश आता है, बिहार आता है, ठीक है, फिर उसके बाद कह सकते हैं पश्चिम बंगाल आता है। तो ये सारे मतलब मोस्ट ऑफ जो है वो हमारे भारत की जो भूपृष्ठ की सतह जो है इसकी हाइट कितनी है, 0 से लेकर 300 मीटर अधिक पाई जाती है, ऐसा हम कह सकते हैं। उसके बाद लास्ट आप देखते हैं यहाँ पे डार्क, यहाँ पे मिट्टी कलर की लाइन दी है चॉकलेट, यानी ये जो है ये सब पठारी प्रदेश है, ठीक है। इन सबको नाम दिया गया, पाकिस्तान के अंदर भी जिसका नाम सुलेमानी श्रेणी दिया है, हमारे भारत में देखो कैलाश श्रेणी ये तिब्बत के साइड में आता है, ठीक है। ऐसा बहुत सारी श्रेणी यहाँ पे दी गई है। तो ये जो आप देख रहे हैं जब भी यहाँ पे डार्क यहाँ पे लाइन जैसा, इसका मतलब ये क्या है स्टूडेंट्स, ये पर्वतीय श्रेणी यानी वो पर्वत है। अब स्टूडेंट्स इसमें हम पहला पार्ट देखते हैं,
तो भारत का पर्वत मतलब उत्तर का पर्वतीय प्रदेश हमारे भारत का यह अत्यंत महत्वपूर्ण अधिक प्राकृतिक प्रदेश है जो उत्तर में पश्चिम पूर्व दिशा में लगभग 2400 किलोमीटर की लंबाई में फैला हुआ हिमालय पर्वतीय श्रेणी के नाम से जाना जाता है। तो स्टूडेंट्स आपको ध्यान रखना है, आपको ये ध्यान रखना है कि उत्तर से पश्चिम पूर्व दिशा में लगभग 2400 किलोमीटर की लंबा में फैला हुआ जो प्रदेश है उस प्रदेश को हिमालय पर्वतीय प्रदेश यानी जो हिमालय के साइड का जो पर्वतीय प्रदेश है उसे कहा जाता है। क्या कहोगे? तो उत्तर से पश्चिम पूर्व दिशा में 2400 किलोमीटर की जो फैला मैदानी प्रदेश है उसे हिमालय पर्वतीय श्रेणी के रूप में जाना जाता है। उसके बाद वह चाप आकार वाला है। अब चाप आकार वाला मतलब क्या? जिस तरह आपने देखा होगा यहाँ पे गाय भैंस की जो चाप देखा होगा आपने उसे हम उसके आकार वाले इसलिए चाप कहा गया, या फिर आप इस तरह भी कह सकते हैं। उसके बाद आगे थी इसकी चौड़ाई 240 किलोमीटर से लेकर 320 किलोमीटर के बीच बढ़ती अथवा तो घटती रहती है। हिमालय में कोई एकाकी पर्वत नहीं, मतलब कोई एक पर्वत नहीं बल्कि अनेक प्रकार की पर्वत श्रेणियों को क्या है एक समूह है। बहुत सारे पर्वत जो है वहाँ पे जैसे इस तरह, ठीक है, इस तरह ये पर्वत बहुत सारे यहाँ पे आके मिलके क्या हुए हैं बने हुए हैं। ठीक है, इस तरह हिमालय मतलब बहुत सारे पर्वतों का समूह है। पश्चिम में अफगानिस्तान से पूर्व की तरफ आगे बढ़कर भारत नेपाल भूटान से होकर म्यांमार तक पहुंचता है। उत्तर में उसका विस्तार जो है वो तिब्बत तक फैला हुआ है। अभी तिब्बत जो है वो फिलहाल चीन के कब्जे में। वह मध्य एशिया की पमीर की गांठ नाम से पहचानी जाने वाली मुख्य पर्वत श्रेणी का एक ही भाग है। समग्र हिमालय श्रेणी के मुख्य दो भाग हैं। पहला उत्तर का हिमालय पर्वतीय प्रदेश, दूसरा पूर्वी हिमालय पर्वतीय प्रदेश। नंबर 1। अब इसके भी दो पार्ट हैं, ठीक है। तो पहला उत्तर का हिमालय पर्वतीय प्रदेश, दूसरा पूर्वी हिमालय प्रदेश। इस प्रदेश में एक दूसरे के समांतर 3 गिरिमालाएं हैं जिसमें उत्तरी पर्वत श्रेणी जो है वो भूमध्य हिमालय कहलाता है। अब यहाँ पे हमने 3 गिरिमालाएं आए हुए हैं जिसमें उत्तर श्रेणी के भूमध्य हिमालय भी कहा जाता है। समग्र हिमालय की यह सबसे ऊंची पर्वत श्रेणी है, यानी उत्तर हिमालय पर्वत श्रेणी जो है वो पूरे पर्वत श्रेणी की अगर उसको सबको अगर तुलना की जाए तो सबसे बड़ी पर्वत श्रेणी है देखने मिलेगी, जिसमें 40 से अधिक शिखर ऐसे हैं कि जिनकी ऊंचाई 7000 मीटर से भी अधिक है और उसी में सबसे प्रसिद्ध शिखर माउंट एवरेस्ट है जिसकी ऊंचाई 8848 मीटर है। यह चीन नेपाल की सीमा पर स्थित है और उसे तिब्बत सागर यानी सागर माथा भी कहा जाता है। अन्य प्रसिद्ध शिखरों में माउंट गॉडविन यानी कि जिसका यहाँ पे दिया गया है K2 कहा गया है, ऑस्टिन अथवा K2 जिसकी ऊंचाई 8611 किलोमीटर है और वह भारत का सर्वोच्च शिखर है, सबसे ऊंचा शिखर है। भारत की 3 स्पष्ट पर्वत श्रेणियां हैं जो एक दूसरे के समांतर फैली हुई हैं, जिसमें बृहद हिमालय में जैलापथा, नाथुला, शिल्पी ला वगैरह ऊंचे पर्वत दरे यहाँ पे भी हैं। पर्वतीय तीर्थ स्थल माना जाने वाला प्रसिद्ध मानसरोवर चीन भी इस पर्वत श्रेणी में ही स्थित है, यानी मानसरोवर जो है वो चीन भी जो है वो इसी श्रेणी के अंदर स्थित है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे सभी एवरेस्ट की ऊंचाई दी गई, तो ये सभी आप सभी स्टूडेंट्स को याद कर लेना है क्योंकि एग्जाम में 1 मार्क्स के लिए पूछा जाता है। खाली जगह एवरेस्ट की ऊंचाई 8800 किलोमीटर, तो आप कह सकते हैं माउंट एवरेस्ट। K2 यानी जिसे बोलते हैं माउंट गॉडविन ऑस्टिन, इसकी ऊंचाई कितनी है 8611 किलोमीटर। उसके बाद कंचनजंगा यानी 8598 किलोमीटर, ठीक है। आपको बीच का डिफरेंस याद कर लेना है जैसा आपको अच्छा लगे वैसा। उसके बाद मकालू की 8481 मीटर। उसके बाद धौलागिरी यानी 8198 मीटर। उसके बाद अन्नपूर्णा यानी 8070 मीटर की इसकी ऊंचाई है। बृहद पर्वत श्रेणी के दक्षिण में स्थित पर्वत श्रेणी में बहुत बड़े विस्तार में फैली हुई है। उसे मध्य हिमालय या लघु हिमालय श्रेणी भी कहा जाता है, जिसकी ऊंचाई 80 से 100 किलोमीटर है। पीर पंजाल, महाभारत, उसके बाद नागटिब्बा आदि श्रेणियां इसी क्षेत्र में हैं।
मध्यम ऊंचाई वाले इन श्रेणियों में हवाखोरी स्थल, उसके बाद गिरी केंद्र, डलहौजी, धर्मशाला, शिमला, मसूरी, रानीखेत, अल्मोड़ा, नैनीताल, दार्जिलिंग आदि विकसित हैं। गंगोत्री, यमुनोत्री, बद्रीनाथ, केदारनाथ, हेमकुंड साहिब आदि प्रसिद्ध तीर्थ स्थल भी वहीं पे हैं। कुल्लू, उसके बाद कंगड़ा, कश्मीर इस क्षेत्र के अत्यंत रमणीय प्रकृति घाटी प्रदेश में से माने जाते हैं। तीसरा पर्वतीय श्रेणी अत्यंत दक्षिण में है, जबकि शिवालिक बाह्य हिमालय नाम से पहचाने जाने वाली इस श्रेणी का अधिकांश विस्तार भारत में है, जिसकी ऊंचाई 10 से 15 किलोमीटर और लगभग 1000 मीटर ऊंचाई, मतलब चौड़ाई 10 से 15 किलोमीटर है और ऊंचाई जो है वो 1000 मीटर की है। ठीक है, इस पर्वतीय श्रेणी में कुछ विशिष्ट घाटियां की रचना हुई है जो कंकड़ पत्थर और मोटी परत वाली काप मिट्टी से ढकी हुई हैं। स्थलीय भाषा में उन्हें दून की मिट्टी कहा जाता है, जिसे जो देख सकते हैं यहाँ पे देहरादून, पटली दून, उसके बाद केथरी दून आदि में पाई जाती है। अगला टॉपिक हमें दिया हुआ है पूर्वी हिमालय। हिमालय श्रेणी के पूर्वी भाग में स्थित पर्वतीय श्रेणी जो है वो कम ऊंचाई वाली है। यानी स्टूडेंट्स, उत्तर की दिशा में जो हिमालय पर्वत की श्रेणी वो सबसे ऊंची ऊंचाई वाली है, जबकि हिमालय श्रेणी के पूर्वी भाग के अंदर स्थित जो पर्वत श्रेणी है वो कम ऊंचाई वाली है। उन्हें कई श्रेणियां पहाड़ी यानी हिल्स के रूप में भी जाना जाता है। पूर्वी हिमालय में स्थित ये पहाड़ियां छोटी पर्वत श्रेणी के रूप में फैली हैं। उनमें कोई अरुणाचल में और कह सकते हैं नागालैंड के में और लूसा यानी मिजोरम में स्थित है। ये पहाड़ियां भारत की पूर्वी सरहदी के निकट है, जिसका म्यांमार में स्थित आराकाम योमा पर्वत श्रेणी के साथ है। गारो खासी और उसके बाद जोतिया पहाड़ी मेघालय में आई हुई है। पहाड़ी विस्तार में वर्षा का प्रमाण जो है वो बहुत अधिक होता है, जिससे यहाँ अत्यंत घने जंगल है और जंगलों का प्रदेश जो है वो यहाँ पे होने से यहाँ सड़क एवं रेल मार्ग का विकास एकदम जो है वो कम हुआ है। इसलिए वहाँ पे मतलब यहाँ पे ग्रीन सिटी भी उनको कहा जाता है, मतलब पूरे पहाड़ मतलब वहाँ पे जो है रेगिस्तान वगैरह देखने बिल्कुल नहीं मिलते हैं, क्योंकि वहाँ पे पर्वत जो है वहाँ पे कम है। ठीक है, और हरियाली वहाँ पे ज़्यादा है, इस वजह से। उसके बाद दूसरा यहाँ पे टॉपिक हमें आता है उत्तर का विशाल मैदानी प्रदेश, यानी भूपृष्ठ के आधार पर जो भारत को प्रकृति में बांटा गया उसका नंबर 2। उत्तर के विशाल मैदानी प्रदेश का स्थल भारत के उत्तर के पर्वतीय प्रदेश और दक्षिणी पठारी प्रदेश के बीच स्थित है। यह मैदान की रचना हिमालय से निकलने वाली सतलज, गंगा, ब्रह्मपुत्र उनकी सहायक नदियों के द्वारा लाई गई काप की मिट्टी से हुआ है। इस मैदान के कुछ भाग लगभग 50 मीटर मोटे काप मिट्टी के परत से बने हैं। यह मैदान उत्तरी भारत के बहुत बड़े विस्तार में फैला हुआ है, इसलिए इसे उत्तरी भारत का विशाल मैदानी प्रदेश भी कहा जाता है। यह मैदानी प्रदेश लगभग 2400 किलोमीटर लंबा है, यानी उत्तर का पर्वतीय मैदानी वाला प्रदेश। नदियों के द्वारा निर्मित विश्व के सबसे बड़े मैदानी प्रदेश के रूप में इसकी गणना होती है, इसकी यहाँ पे गिनती होती है। ठीक है, यानी भारत के उत्तरी मैदानी प्रदेश की गिनती जो होती है वो विश्व के कह सकते हैं यहाँ पे सबसे बड़े मैदानी प्रदेश के रूप में इसे गिना जाता है। पूर्वी भाग की अपेक्षा पश्चिमी भाग यहाँ पे अधिक सकरा है। यह मैदान लगभग सतलज है और किसी भी भाग की ऊंचाई समुद्र की सतह से 180 मीटर से अधिक इसकी नहीं है। यानी दिल्ली के पास यह मैदान सकरा है। दिल्ली के पश्चिमी सतलज और पूर्व गंगा का यह मैदान है, इसलिए दिल्ली को गंगा के मैदान का प्रवेश द्वार भी कहा जाता है, क्योंकि वहां पे सकरा हो जाता है। सकरा यानी वहां से एंट्री का गेट कह सकते हैं। यह मैदान भारत का सबसे अधिक उपजाऊ प्रदेश माना जाता है, जिसमें दिल्ली, आगरा, कानपुर, लखनऊ, इलाहाबाद, वाराणसी यानी बनारस, पटना, कोलकाता आदि महत्वपूर्ण शहर इसी प्रदेश के अंदर स्थित हैं।
आगे देखते हैं स्टूडेंट्स, सिंधु और उसकी अन्य सहायक नदी जैसे कि यहाँ पे दिया झेलम, चिनाब, रावी, व्यास, सतलज हिमालय क्षेत्र से निकलती हैं। सिंधु नदी पश्चिम में रह बहकर तेजी से मुड़ करके दक्षिण तरफ बहकर अरब सागर में मिलती है। सामान्य रूप से दो नदियों के बीच भूमि को दोआब कहा जाता है। तो स्टूडेंट्स ये डेफिनेशन है। तो यानी स्टूडेंट्स हम इसे कह सकते हैं सामान्य रूप से दो नदियों के बीच की जो भूमि जो होती है, दो नदियों के बीच ही, यानी मान लीजिए इधर एक नदी है, ठीक है स्टूडेंट्स, और इधर एक नदी है, तो बीच में यहाँ पे जो ये जमीन जो होगी, ठीक है, इस जमीन को हम क्या बोलेंगे, यहाँ पे दो आब बोलेंगे, यानी दो नदियों के बीच का बीच की जमीन को हम दो आब कहते हैं। इसी तरह 5 नदियों के द्वारा निर्मित इस मैदानी प्रदेश को पंजाब कहते हैं। तो स्टूडेंट्स आपको मालूम पड़ा पंजाब का नाम क्यों पड़ा, क्योंकि 5 नदियों में निर्मित होती है वहां पे, इसलिए उसका नाम पंज प्लस आब, यानी पूरा मिलाएंगे अगर संधि विच्छेद आप करेंगे तो आपको पंज आब मिलेगा। जब ज्वाइन कर देंगे इसे आप तो क्या होगा, पंजाब। तो इस मैदान का सबसे बड़ा हिस्सा जो है वो पाकिस्तान के अंदर है, इसलिए पाकिस्तान में सुना होगा कि आप पूछते होंगे बच्चे से, मतलब सर से पूछते होंगे, सर पाकिस्तान के अंदर ही सर पंजाब है एक राज्य है, तो क्योंकि सबसे बड़ा उसका हिस्सा जो है पाकिस्तान में भी, इसलिए उसका नाम भी मतलब पंजाबी था, क्योंकि पाकिस्तान भी एक समय हमारे भारत देश का ही एक अंग था। भूपृष्ठ की दृष्टि से मैदानी प्रदेश को 4 विभागों में विभाजित किया गया है, जिसमें भाबर, तराई, भांगर और खादर। सिंधु नदी में यहाँ पे तीस्ता नदी तक शिवालिक की तलहटी में कंकर पत्थर की एक पतली पट्टी देखने को मिलती है। यह कंकर पत्थर की पतली पट्टी के प्रवाह के समांतर फैली है। यह पट्टी लगभग 8 से 16 किलोमीटर चौड़ी है। इसी भाबर कहते हैं, यानी भाबर, यानी कह सकते हो भाबर। और भाबर के बाद तराई का प्रदेश आता है जो अधिक नमी और दलदल वाला होता है। यह घने वन और विविध वन्य प्राणी यहाँ पे देखने को मिलते हैं। कहाँ पर, तराई वाले प्रदेश में। यहाँ घने जंगल और विविध प्राणी जो है वो देखने को मिलते हैं। मैदानों के इस पुराने काप को भांगर कहा जाता है। काप के लगातार होने वाले जमाव के कारण सोपन आकार जैसा बन जाता है, यानी सोने जैसा, जो बाढ़ के दौरान में ऊंचा होता है। बाढ़ के मैदान का नया काप जो है वो खादर के रूप में पहचाना जाता है। यानी स्टूडेंट्स यहाँ पे एक जो डेफिनेशन जो है वो एक से दूसरी, दूसरे से तीसरी, तीसरी से चौथी, यानी चारों डेफिनेशन जो है एक दूसरे से मिलती जुलती है। 2-3 बार आप स्टूडेंट्स रीड करेंगे तो आपकी डेफिनेशन जो है वो इसे आप इजिली याद कर सकते हैं। तो चलिए स्टूडेंट, तीसरा पार्ट हमें दिया हुआ यहाँ पे प्रायद्वीपीय पठारी प्रदेश। तो देखते हैं, भारत का सबसे प्राचीन भाग है। यह प्रदेश उल्टे त्रिभुज आकार में फैला है। उसकी औसत ऊंचाई जो है वो 600 से 900 मीटर तक है। इस प्रदेश का उत्तरी भाग का जो ढाल जो है वो उत्तर पूर्व की ओर फैला हुआ है, जो चंबल, सोन, दामोदर नदियों के प्रवाह के द्वारा स्पष्ट यानी दिखाई देता है। दक्षिणी भाग का ढाल दक्षिणी पूर्व की ओर है और इस प्रदेश का सबसे बड़ा हिस्सा जो है वो दक्षिण में है, इसलिए इसे दक्षिण का पठारी प्रदेश भी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि इसका जो सबसे बड़ा हिस्सा जो है वो दक्षिण की ओर है, इसलिए इसे दक्षिण का पठारी प्रदेश कहा जाता है। इस पठारी प्रदेश में 3 और समुद्र आए हुए हैं, जिसे प्रायद्वीपीय प्रदेश कहा जाता है। यानी पठारों के तीनों और समूह आया हुआ है, जिसे प्रायद्वीपीय प्रदेश कहा जाता है। जैसा कि आपने पेज नंबर 1 पे हमने यहाँ पे स्टार्टिंग मतलब चैप्टर के शुरू होते ही पहले पेज पे देखा। अब इसके अंदर भी कुछ दिए गए हैं। या पठारी प्रदेश को 2 भाग में बांटा गया, जिस तरह जमीन को बांटा गया था, ठीक है, तो वो देख लेते हैं। पहला यहाँ पे दिया है मलवा का पठारी प्रदेश और दूसरा दिया है यहाँ पे दक्कन का पठारी प्रदेश। मलवा के पठारी प्रदेश के उत्तर पश्चिमी भाग में अरावली पर्वत श्रेणी है। अरावली विश्व के प्राचीनतम पर्वत श्रेणी में से एक है, जो मोड़दार पर्वत है।
माउंट आबू इस पर्वत श्रेणी में स्थित गिरि केंद्र है। वह सुंदर एवं रमणीय है। गुरु शिखर उसका सबसे ऊंचा शिखर है जिसकी ऊंचाई 1722 मीटर है। इस प्रदेश के दक्षिण में विंध्याचल में से निकलने वाली चंबल बेतवा नदी उत्तर की ओर बहकर यमुना नदी में मिलती है तथा वह सोन नदी की ओर बहकर गंगा में मिलती हैं। इन नदियों के प्रवाह की दिशा पर जाने मतलब दिशा पर से जान सकते हैं। मतलब यहाँ पे जो है नदियों की प्रवाह की दिशा से आप इसे जान सकते हैं। इस पठारी प्रदेश का ढाल उत्तर की ओर है। मध्यवर्ती पठारी भूमि के उत्तर भूमि भाग को बुंदेलखंड भी कहा जाता है। तो स्टूडेंट्स एक डेफिनेशन बुंदेलखंड किसे कहा जाता है, तो मध्य पर्वतीय पठारी के भूमि भाग के उत्तर पूर्वी भाग को, किसके उत्तर और पूर्वी भाग को बुंदेलखंड कहा जाता है। इसके अतिरिक्त लूनी और बनास नदियां जो हैं वो उत्तरी पश्चिमी भाग में स्थित अरावली की पहाड़ियों से निकलती हैं। ये नदियां कच्छ के रेगिस्तान में लुप्त यानी कह सकते हैं वहां पे फिनिश हो जाती हैं, जबकि साबरमती माही नदी खंबात की खाड़ी में जो है वो मिल जाती है। इन नदियों के प्रवाह से ख्याल आता है कि पश्चिम की ओर के मलवा के पठारी का ढाल दक्षिण पश्चिमी की तरफ है, इसलिए वो जाके मिल जाती हैं। राजमहल के पहाड़ियां तथा शिलोंग का पहाड़ पठारी प्रदेश छोटा नागपुर के पठारी प्रदेश का ही एक भाग है। छोटा नागपुर जो है वो पठारी प्रदेश के अंतर्गत रांची के पठारी प्रदेश का भी समावेश होता है। नंबर 2, दक्कन का पठारी प्रदेश। मलवा के पठारी प्रदेश के दक्षिण में स्थित सतपुड़ा महादेव मेकल पहाड़ियों के दक्षिण में दक्कन का पठारी प्रदेश है। पठारी प्रदेश का उत्तरी पश्चिमी का भाग के रूप में लावा के निक्षेपण से निर्मित है, मतलब उससे उसका निर्माण हुआ है, उद्भव हुआ कह सकते हैं। पश्चिम की ओर इसकी सीमा पश्चिमी घाट के द्वारा निर्मित होती है जो अरब सागर के किनारे उत्तर दक्षिण दिशा में व्याप्त हैं। उसके अनेक स्थलीय नाम हैं। महाराष्ट्र और कर्नाटक में उसे सहाद्री कहते हैं। तमिलनाडु में इसे नीलगिरी के नाम से पहचाना जाता है और केरल तमिलनाडु की सीमा पर उसे अन्नामलाई और उसके बाद कोर्डेमम की पहाड़ियों के रूप में जाना जाता है। पश्चिमी घाट का दक्षिणी भाग जो है का प्रमाण जो है वो बहुत ही अधिक ऊंचा है, जैसा कि हमने फिगर में देखा। सामान्य दक्कन के पठारी प्रदेश की ऊंचाई जो है वो 900 मीटर से 1100 मीटर है। यद्यपि कुछ स्थलों पर वे एकाएक अधिक ऊंचाई हो जाती है और बहुत कम ऊंचाई वाले अलग अलग पहाड़ियां जिनकी ऊंचाई 900 मीटर से अधिक है वे इस पठारी प्रदेश की सीमा बनाते हैं। यानी जिसकी ऊंचाई 9000 मीटर से कम 9000 मीटर से मतलब यहाँ पे 900 मीटर से अधिक है, ऐसी सीमा जो है वो पठारी प्रदेश की सीमा बनाती हैं, जिसे पूर्वी घाट कहा जाता है। यानी जिस पर्वत की ऊंचाई कम से कम 900 मीटर हो या उससे ज्यादा हो, तो ऐसे ऊंचाई वाले पठारी प्रदेश को पूर्वी घाट कहा जाता है। इस विस्तार का सामान्य ढाल जो है वो पूर्व तथा दक्षिण पूर्व की ओर है, जिसकी नदियों की प्रवाह की दिशा के आधार पर से उसकी बहने की दिशा जाना जा सकता है। नर्मदा, तापी जो पश्चिम की ओर से बहती हैं, मतलब यहाँ पे बहती हैं, को छोड़कर दक्कन के पठार के अधिकांश नदियां पूर्व की ओर बहकर बंगाल की खाड़ी की ओर मतलब यहाँ पे गिर जाती हैं, मिल जाती है, जिससे हम कह सकते हैं उसका जो बहाव जो है वो पूर्व नदियों की ओर क्या है, ज्यादा है, ढलान है, ऐसा हम कह सकते हैं। स्टूडेंट्स अगला टॉपिक हमें यहाँ पे दिया है तटीय प्रदेश, तो चलिए इसे शुरू करते हैं। नंबर 4 हमें दिया हुआ है तटीय मैदान, यानी समुद्र तटीय मैदान। प्रायद्वीपीय पठारी प्रदेश कच्छ से उड़ीसा तक के मैदान की सकरी पट्टी से घिरा हुआ है। इसे पश्चिमी तथा पूर्वी पश्चिमी तटीय मैदान के रूप में बांटा गया है। पश्चिम का तटीय मैदान गुजरात से केरल तक फैला हुआ है।
गुजरात के अलावा ये अधिकांशतः सकरा मैदान है। ये बहुत ही असमान और उबड़ खाबड़ और गोवा से दक्षिण तक इसे मलबार तट भी कहा जाता है। यानी गोवा से दक्षिण तक इसे मलबार तट कहा जाता है क्योंकि ये उबड़ खाबड़ है और असमान इसकी यहाँ पे मतलब कह सकते हैं भूपृष्ठ पाई गई है वहां पे। पश्चिमी तट की नदियां अपने डेल्टा के क्षेत्र में खाड़ी का निर्माण जो है वो निर्मित करती हैं। इससे अधिकांश खाड़ियां नदी के पानी के अंतर्गत डूबी हुई है। मतलब नदी के पानी जो कह सकते हैं साफ पानी कह सकते हैं उसमें खाड़ियां जो है वो नदी के पानी में डूबी हुई हैं जो समुद्र तट के उभरने से बनी हुई है। उसके बाद मत्स्य प्रवृत्ति के विकास के लिए उपयुक्त परिस्थिति का निर्माण करती है। यानी ये जो नदियां हैं खाड़ी में मिलकर मतलब खाड़ी जो है वो नदियों में मिलकर। उसके बाद पश्चिमी तट पर अनेक उत्तम प्राकृतिक बंदरगाह हैं जिसमें मुंबई मार्मगोवा का समावेश होता है। दक्षिण में केरल तट पर पश्च जल यानी कह सकते हैं बैक वाटर्स को देखने को मिलता है जिसे स्थलीय भाषा में कायल भी कहा जाता है। पूर्वी तटीय मैदान पश्चिमी तटीय मैदान की अपेक्षा अनुपात में अधिक चौड़ा है। यह कावेरी कृष्णा गोदावरी महानदी जैसी नदियों के डेल्टा प्रदेश में काप का निक्षेपण यहाँ पे जो कह सकते हैं यहाँ पे मिट्टी का निक्षेपण जो है वो अधिक हुआ है। और उत्तर में उत्तर सरकार तट और दक्षिण में आंध्र प्रदेश तथा तमिलनाडु का तटीय प्रदेश जो है वो कोरोमंडल तट के नाम से प्रसिद्ध है यानी पहचाना जाता है, फेमस है। अगला हमें पांचों पॉइंट दिए हुए द्वीप समूह। भारत में कई द्वीप समूह आए हुए हैं जैसे अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप यहाँ पे मुख्य द्वीप समूह हैं। लक्षद्वीप में अनेक छोटे छोटे द्वीप आए हुए हैं। अरब सागर में केरल तट से थोड़ी ही दूर पर ये द्वीप समूह जो है वो स्थित है। उनका आकार जो है वो घोड़े के नाल के जैसा है। यानी जिस तरह घोड़े के नाल पकड़ते हैं वो इस प्रकार के प्रबल द्वीपों को एटोला कहा जाता है। अन्य द्वीप समूहों में बंगाल की खाड़ी में स्थित अंडमान निकोबार का समूह जो है वो होता है। यहाँ द्वीपों की संख्या अधिक है और भारतीय तट से क्या है दूर हैं। वहाँ पर्वत श्रेणियां हैं। इनमें कुछ द्वीप ज्वालामुखी की प्रक्रिया से बने हुए हैं। यानी कुछ द्वीप जो है वो ज्वालामुखी फटने से। अब स्टूडेंट द्वीप आपको समझ में आता है सर द्वीप है क्या। तो जो सतह जो है वो पृथ्वी सतह से मतलब यहाँ पे किसी दरार क्रैक ठीक है ज्वालामुखी आने से या फिर किसी भी तरह प्राकृतिक रीजन से जो जमीन फटकर समुद्र की ओर के बीच में चली जाती है यानी उसके जिसके चारों ओर समुद्र घिरा हो और बीच में रहने की कुछ जगह हो तो उसे हम कह सकते हैं यहाँ पे द्वीप। तो यह द्वीप जो है वो 350 किलोमीटर के विस्तार में फैला हुआ। ये व्यूहात्मक रुक्षा की दृष्टि से अतिशय महत्वपूर्ण है। यानी वृक्षा कह सकते हैं सुरक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। अब इतना भी जानिए अंडमान निकोबार द्वीप समूह में स्थित बेरन एकमात्र भारत का सक्रिय ज्वालामुखी है। यानी बेरन एक जो है जलने वाला ज्वालामुखी उसके अंदर है जबकि उसके नजदीक में एक ही सुषुप्त ज्वालामुखी के रूप में नारकोंडम आया हुआ है। इस तरह भारत के भूपृष्ठ में विविधता देखने को मिलती है। यानी भारत की जो जमीन है उसमें बहुत ही विविधता देखने को मिलती है। प्रत्येक भाग की अपनी विशिष्ट लाक्षणिकता है एक पहचान है और फिर भी सभी विभाग एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं। देश की समृद्धि में उनका सबसे विशेष योगदान है। वे अन्य संसाधनों के लिए भी उपयोगी हैं। उत्तर के उपजाऊ कांप के मैदान को अनाज का भंडार कहा जाता है। जैसे हमने ऊपर देखा दिल्ली लखनऊ इलाहाबाद वगैरह कानपुर वगैरह वो सब चीजें। जबकि दक्षिण भारत का पठारी प्रदेश विविध खनिजों संसाधनों में समृद्ध है। यानी जो हमारा दक्षिण का पठारी प्रदेश जो है वहां पर खनिज संसाधन जो है वो भरपूर मात्रा में है जिससे देश के औद्योगिक विकास को गति मिलती है। और उत्तर भारत का पर्वतीय प्रदेश विपुल जलराशि वाली नदियों का उद्गम स्थान है। जबकि उत्तर का जो हमारा पर्वतीय प्रदेश जो है वहां पे भरपूर मात्रा में जल राशि वाला नदियों का यहाँ पे उद्गम कह सकते हैं उद्गम स्थान है जहाँ सब मिलती हैं। साथ साथ वन संसाधन की विविधता के लिए भी मशहूर है। तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट टॉपिक हमारा